चलिए, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बना लिया था। लाइव चले गए? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का आप लोगों ने नोट कर लिया जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपने देखा होगा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बाय सब्स्टिट्यूशन बाय फ्री रेडिकल एंड सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफिलिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है SN1 SN2, है ना, SN2 विथ एलाइलिक, SNI, देन रीअरेंजमेंट, देन NGP का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या मतलब होता है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब जो पड़ोसी ग्रुप है उसका पार्टिसिपेशन, उसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। उसके बाद आप लोगों ने देखा था एलिमिनेशन, है ना। अब एलिमिनेशन E1 E2 E1CB, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी? एडिशन। तो एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होता है, और फ्री रेडिकल के बेसिस पे भी एडिशन हो सकता है। तो उसके भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, देखेंगे हम लोग। उसके बाद कौन सी रिएक्शन है? रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक तो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो, साइड लिख दीजिए। कार्बोकेटायंस, कार्बोकेटायंस। तो इसके कुछ हम लोग पॉइंट्स लिख लेते विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, बिकॉज हमें सब पता है ना। इस पे डिस्कशन वगैरह ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं मैं। तो लिखो ज़रा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर भी होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड कहलाते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, प्लेनर होते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है? MTP ऑर्बिटल, है ना, कार्बोकेटाइन का। MTP ऑर्बिटल कार्बोकेटाइन का है। ठीक है, ठीक है। और कोई पॉइंट बताओ, याद आ रहा है कोई?
अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड तो कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाते हैं, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी लिखिए। स्टेबिलिटी तो हमें मालूम है कि प्लस वाले प्लस आई इफेक्ट क्या करते, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ाते हैं, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस, और प्लस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस, even plus R is directly proportional to stability of C plus, plus hyperconjugation is directly proportional to stability of C plus। माइनस वाले क्या करते हैं, इनवर्सली है, है ना, लिख लो। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहां पे लिख सकते हैं electron releasing group is directly proportional to stability of C plus, electron withdrawing group is inversely proportional to stability of C plus। कोई ग्रुप ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2G, मान के चलो ये आपके पास G है ना, और ये G यहां से बाहर जा रहा है। देखो इधर, ये G अगर बाहर जाएगा तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और G आपका नेगेटिव बन के निकल जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, सो दिस इज रेजोस्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना, रेजोस्टेबल कार्बोकेटाइन है, रेजोस्टेबल C प्लस। तो एक C प्लस ये भी बन सकता, इस तरीके से बन सकता, लिखो नोट करो, अलग अलग हम लोग देखेंगे किस तरीके से बना सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और G, अब यहां से भी ये G निकल गया बाहर, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है G, तो CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव प्लस G नेगेटिव, लेस स्टेबल हो जाएगा। वाई, एक तो sp2 कार्बन भी है ना, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है इसकी, है ना, इसीलिए स्टेबिलिटी कम होगी। ये पता है सब हमको, हाँ सब हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ा था, कोई मसला ही नहीं। CH ट्रिपल बॉन्ड CG, क्या बोलते हो, ये G निकल जाएगा यहाँ से, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और G निगेटिव बनेगा, तो ये तो और अनस्टेबल है ना, है ना, ठीक है। मान लो एक कोई ग्रुप है आपके पास बेंजीन पे लगा हुआ, और ये ग्रुप को आप भगा दो, है ना, इस तरीके से बनेगा, ये भी अनस्टेबल है। वाई, इसको रेजोनेंस का कोई फायदा नहीं मिल रहा, है ना, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के, रेजोनेंस वहीं चल रहा है और ऊपर नहीं जा पा रहे, तो इस कार्बोकेटाइन को ये रेजोनेंस का कोई भी फायदा नहीं हो रहा, इसीलिए ये भी अनस्टेबल है, नोट करो। अगर कपड़ा हो तो लेके आना।
ये सब हम लोगों ने देखा है ना, ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में। थोड़ा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक अलग टाइप से पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये वापस से रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। प्लस एम स्टेबिलिटी, प्लस एम स्टेबिलिटी। बातें कौन कर रहा है? क्यों, क्या हो गया बेटा? अफरान बातें क्यों कर रहे हैं? प्लस एम स्टेबिलिटी बोलो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बोकैटायन प्लस एम स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर लेगी, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो उसमें से एक प्लस एम स्टेबिलिटी है। जैसा कि मान के चलो आपके पास अगर कोई ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, क्या बोलते हो, इसके पास कितने कार्बन है, सॉरी कितने कार्बन बोल रहा, कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो बोलो ये प्लस एम स्टेबिलिटी से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। तो हाईली स्टेबल, तो CH2 डबल बॉन्ड O, CH3 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, कैन अकोमोडेट ए पॉजिटिव चार्ज इफ देयर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे ये हाईली स्टेबल मतलब देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है। कौन सा ये ना, दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहे हम लोग, ऑब्वियसली दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहे, यही ज्यादा स्टेबल है। लेकिन हमारे पास तो ये कार्बोकैटायन है ना, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। ये कार्बोकैटायन इज स्टेबल, व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्लस एम स्टेबिलिटी। समझ में आ गई बात? ये एग्जाम्पल अगर होता तो बोलो, इसको भी प्लस एम स्टेबिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है? मिल रही है ना। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स, here 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो प्लस एम स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकैटायन अपने आप को बेचेगा ठीक है। आगे चले। सबका ऑर्डर बताना है, हाँ बना लोगे ना।
बताइए कौन ये ज़्यादा स्टेबल है? टर्शरी, टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी, है ना, दिस इज प्राइमरी, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, है ना, है क्या नहीं? तो ये ऑर्डर तो बन गया इसका, कोई मसला नहीं। यहाँ बताओ, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी ना, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज, समझ गए? पक्का? पहले लिखना बंद करो, देखो इधर सब, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये ऑर्डर हो गया। चलो इस पे आओ, बताओ ये रेजो स्टेबल, ये तो लीस्ट स्टेबल है, और ये प्राइमरी है, सॉरी ये सेकेंडरी है, नीचे एक रिंग है, और नहीं ये प्राइमरी है ना, सॉरी ये प्राइमरी है। तो ऑब्वियसली प्राइमरी की स्टेबिलिटी इससे तो ज़्यादा ही होती है ना। तो ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। बोलो, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन, थर्ड इज मोर स्टेबल देन, ठीक है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज, तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अब बताओ मुझे एक बात, ये कौन सा है? सेकेंडरी सीसी। ये भी कौन सा है? वैसे इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला? श्योर? ऐसा केस अगर आ जाए ना, तो यहाँ पे एक रूल लगाना। रूल नहीं है, बहुत सिंपल है, ये सिखाया मैंने पहले भी, मुझे नहीं पता आप लोग ये आंसर क्यों दे रहे हो। बताओ ये कार्बोकेटाइन के बाद वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं? 2, मतलब देखा जाए तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। कितने स्ट्रक्चर है? 4। यहाँ कितने हैं? यहाँ पे 3, यहाँ पे, तो एज द अल्फा हाइड्रोजन, एज द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी इंक्रीज। समझ के कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन? आप गलती करोगे? मुझे समझ में आया ना, तुमने ये क्यों बोला? तुमने बोला सर इथाइल है, प्लस है, ज्यादा है, तो आपको ये भी पता होना है, यही था ना? अरे जो भी बोला होगा, जिसने भी बोला होगा, ठीक है ना, ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट थोड़ी है। तो आपने सोचा होगा सर इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इथाइल का एडवांटेज है, यहाँ पे मिथाइल और इथाइल है या प्रोपाइल है, जो भी है। तो ऐसा नहीं, तो प्लस एम, प्लस आई, प्लस एस सी और प्लस आर में सबसे ज्यादा पावर किसका है? प्लस एम का है। प्लस एम के बाद प्लस आर का है, देन प्लस एस सी का है, देन आई का। तो इंडक्टिव से ज्यादा इफेक्ट किसका है? हाइपर कॉन्जुगेटिंग का ना। तो बोले यहाँ पे कितने यहाँ पे 2 और 3, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 और 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बोलो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई 1 इज स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। समझ में आ गया? हालांकि दोनों सेकेंडरी है, तो समझ में आ गया कैसे खेलने का। चलो बताओ इसका, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी, तो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं। दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी ना। अब बताओ ये पॉजिटिव के बाद वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या? तो नो अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव के बाद वाले कार्बन पे 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हो? सेकंड इज मोर स्टेबल देन। व्हाट अबाउट दिस? सेकंड, वेरी गुड, सही है ना। देखो ये रेजोनेंस का एडवांटेज इस कार्बोकेटाइन को नहीं मिल रहा, लेकिन इसका मिल जाएगा। देखो ये जाएगा ना इधर। क्या बोलते हो? विच वन इज स्टेबल? सेकंड स्टेबल। ठीक है, हमने कोई भी चीज नई नहीं पढ़ी यहाँ पे, सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया। क्यों? क्योंकि अभी जो पढ़ने वाले हैं वो नया पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि कार्बोकेटाइन नाम की कोई चीज थी और हमने पढ़ा था। क्या हुआ बेटा? पूछो। अरे यार दुल्हन जैसा शर्मा रहा हूँ। नहीं दुल्हन आती तो कैसे पूछते ना, बेटा लो चाय। नहीं बेटा ये खाओ। नहीं। हाँ, शादी के नाम पे पोटे बहुत उछल जाते हैं। एक लड़के को कहा किसी लड़की के बाप ने कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहा उसने?
लड़के ने कहा ये बेगैरती, ये बेइज्जती मंजूर है। हाँ? उसको मालूम है ना, इलेक्ट्रिक बिल माफ, खाना पीना माफ, खर्चे माफ, तो खुश हो गया लड़का। हाँ? चले आगे। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायंस, ये इंपॉर्टेंट है और यही हमें पढ़ना है। इसी को पढ़ाने के लिए थोड़े मैंने ये एग्जांपल्स वापस से आपको करवा दिए, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल बताओ जरा, इसमें ये दोनों में से कौन स्टेबल है? आप गलती नहीं करना। फर्स्ट वन ना, वाई कार्बोकेटाइन के बाद देखो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। बोथ आर सेकेंडरी है ना, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो क्या चेक करना? अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है ना। देखो काफी सारे बच्चे बोलते 3 to 1, टर्सरी की ज्यादा स्टेबिलिटी है सेकेंडरी की, और सेकेंडरी की ज्यादा स्टेबिलिटी है। मैं आपके सामने 10 अब सेकेंडरी रख दूं तो आप 10 की स्टेबिलिटी बता सकते, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायंस, ठीक है। अब यहां पे हमारा एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हो रहा है यहां से, ठीक है, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था। ध्यान देना। अब रीअरेंजमेंट इन, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ सब, बहुत ही स्लो लिखते हो, बहुत स्लो। हर चैप्टर मेरा 1-2 लेक्चर ज्यादा पता है आपको, ये लिखने वगैरह के चक्कर में। चले यहां पे स्टार्ट करें। देखो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायंस, मान के चलो आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है, ठीक है। ये आपके सामने एक ऐसा मॉलिक्यूल है। अब मान लो आप यहाँ पे एक्वियस NaOH के साथ इसको ट्रीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। इट इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर द Br इज रिप्लेस्ड बाय OH, है ना। मतलब NaBr निकल जाएगा और OH वहां पे आ जाएगा। सिंपल है ना, जैसे कि आपको मैंने उठा के उधर बिठा दिया, इसको इधर बिठा दिया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, सिंपल। तो एक्सपेक्टेड तो वही है कि मान के चलो अगर आपका CH3CH आपका ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ये OH यहाँ आना चाहिए और ये CH3, तो ये प्रोडक्ट के साथ साथ में ना एक और दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाता। मैं आपको बताऊंगा क्या बनता है। और वहीं से इनके दिमाग खराब होना शुरू हुए और इन्होंने और तुम्हारा सिलेबस बढ़ा दिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम पे सिलेबस बढ़ा दिया। जरा देखो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना। दूसरा प्रोडक्ट बना है CH3COH CH3 CH2CH3, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट बना। अब जब 2 प्रोडक्ट बन गए तो मैं आपको बता देता हूं कौन सा मेजर। देखो याद रखना, कोई भी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हमेशा अपने दिमाग में क्वेश्चन खुद ही अराइज कर लेना कि भैया कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। याद रखना, अगर किसी रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो कोई मेजर नहीं कोई माइनर नहीं, वही डॉन है, वही डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए या एटलीस्ट 2 भी बन जाए तो तुमने अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। उसमें से एक प्रोडक्ट स्टेबल होगा, दूसरा प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा।
एक प्रोडक्ट मेजर होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और एक प्रोडक्ट लेस क्वांटिटी में बनेगा। समझ रहे हो ना? अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ। एक रिएक्शन से, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए तो आपने अपने आप से क्या सवाल पूछना चाहिए? कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, कौन सा स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मेजर हो जाता और स्टेबल, और ये माइनर हो जाएगा और ये लेस स्टेबल होगा। अब हम लोग रीजन समझते क्यों। सिंपल रिएक्शन का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्या चीजें हो रही है वो मैं आपको मैकेनिज्म से समझाता हूँ, और यहीं से आपका चालू हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म। जरा ध्यान से समझना ये चीज को, मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। देखिए, इसका मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। सबसे पहले CH3 CH CH3 CHBr CH3, ये क्या करता, जब आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हो ना, है ना, तो ये Br यहां से रिमूव हो जाता। Br यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, किसके साथ भागेगा? NaOH, Na के साथ भाग जाएगा। ठीक है ना? तो अब यहां पे एक कार्बोकैटायन क्रिएट होगा CH3, मैं ये H को ऊपर लिखता हूं आप लोग के समझाने के लिए, CH3 है ना, CH पॉजिटिव CH3, क्या बोलते हो, यही बनेगा। कौन सा कार्बोकैटायन बना? सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए था? जो OH माइनस बचा था वो OH माइनस अटैक करना चाहिए था और प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था। वो पहले वाला प्रोडक्ट देखो, माइनर वाला बनना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। क्या होता कि ये स्टेप में एक और पॉसिबिलिटी आ रही है। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं। क्या सेकेंडरी कार्बोकैटायन ने अगर अपने आप को रीअरेंज किया, है ना, मान के चलो अगर उसको नजर आ रहा है कि अगर मैंने बाजू वाले का हाइड्रोजन या कार्बन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया और मैं उसके पास चला गया तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है ना। मान के चलो अगर आपके पास अच्छी जॉब की आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है और आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई जो आपको और अच्छा पैकेज दे रहा है और अच्छा रेन्यूमरेशन दे रहा है और अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, तो क्या आप मूव करने की कोशिश करोगे? अपने आप को रीअरेंज कर लोगे, ठीक है भाई, आप दे दोगे नोटिस पीरियड इधर कि मैं भाई अगले महीने से इधर इधर जाने वाला हूं, बिकॉज मेरी तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। समझ रहे हो ना? अच्छा, अगर तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो तुम कभी सोचोगे अपनी जॉब छोड़ने का? नहीं सोचोगे। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे तुम सोचोगे ही नहीं। तो यहां पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो ये हाइड्रोजन को अपने पास खींच के ये पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कर ले, और पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। देखो क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ऐसे केस में वो ये जुगाड़ करेगा कि वो हाइड्रोजन को अपने पास खींच के अपने पॉजिटिव को उधर शिफ्ट करेगा और खुद सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्सरी कार्बोकैटायन में जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अब मुझे बताओ, क्या यहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है ना? बिल्कुल है। तो यहां पे रीअरेंजमेंट होगा। यहां पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा और इसको बोलते हैं 1,2H माइनस शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? 1,2H माइनस शिफ्ट। तो क्या बनेगा? H माइनस शिफ्ट हुआ तो CH3C पॉजिटिव, यही बनेगा। और बोलो वो CH के पास H चला गया तो क्या बन जाएगा? CH2 और ये CH3 एज इट इज। बताओ ये कौन सा कार्बोकैटायन है? टर्सरी कार्बोकैटायन है क्या नहीं? अब आपके पास OH माइनस है, बचा ना OH माइनस। क्या बोलते हो, वो सेकेंडरी पे जाना प्रेफर करेगा या टर्सरी पे? किधर जाना पसंद करेगा? टर्सरी पे ना। मैंने आपको पहले ही बताया कल के लेक्चर में कि जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा समझ लेना उसका इंटरमीडिएट उतना स्टेबल है। कल बोला था मैंने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट करके बोला था। मैंने कहा एसिड हम लोग पहचानते कैसे? उसकी स्टेबिलिटी एनायन की, एनायन ज्यादा स्टेबल, एसिड स्ट्रॉन्गर, बताया था। तो मैंने वैसे बताया आपको सेम टू सेम कि जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा इसका मतलब उसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है, जिसका प्रोडक्ट लेस स्टेबल हो रहा है इसका मतलब उसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बताओ क्या यहां पे वो टर्सरी के पास
आना पसंद करेगा या सेकेंडरी के पास आना पसंद करेगा? टर्शरी के पास ना। वाई? बिकॉज ऑफ द स्टेबल कार्बोकेटायन। वो दोनों के पास जा सकता, उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किधर है? तो बताओ ये टर्शरी की तरफ आ जाएगा, आएगा ना? टर्शरी पे ये अपना अटैक कर लेगा और अपना करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH3 CH2 CH3, दिस इज OH। अब मुझे बताओ अगर यही OH इधर अटैक करता तो ये प्रोडक्ट बन जाता CH3 CH CH3 CHOH CH3 बन जाता। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दिस इज लेस स्टेबल है ना, एंड दिस इज मोर स्टेबल। तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल, जिसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल उसका प्रोडक्ट भी लेस स्टेबल। समझ में आ गई? ये छोटा सा एग्जांपल है सिर्फ रीअरेंजमेंट का, ऐसे अभी बहुत देखने वाले हम लोग। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मुझे बताओ कार्बोकेटायन रीअरेंज कब करेगा? बोलो कब करेगा? एक ही कंडीशन पे, और वो कंडीशन क्या है? अगर उसको स्टेबिलिटी का फायदा होगा तो, अदरवाइज वो रीअरेंज नहीं कर। मान के चलो अगर ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और यहां पे CH3 होता, ये ऐसा एग्जांपल के तौर पे समझ, ध्यान से समझो। आपके पास मान लो CH3Br CH3 इस तरीके का एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझना, और आपने इसमें NaOH डाल दिया, तो आपको तो मालूम है मैकेनिज्म में ये Br निकल रहा है क्या नहीं? तो क्या बनेगा? CH3 CH पॉजिटिव CH3, यही बनेगा ना? कौन सा कार्बोकेटायन है? अब तुम जबरदस्ती से इसका क्या रीअरेंजमेंट करवा सकते हो? देखो क्या ये कार्बोकेटायन अगर इधर शिफ्ट हो गया तो प्राइमरी बन जाएगा, वो तो और अनस्टेबल है सेकेंडरी से। क्या अगर राइट में जाएगा तो भी क्या बनेगा? प्राइमरी बनेगा। तो क्या कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी छोड़ के लेस स्टेबिलिटी में जा सकता? नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन ये कार्बोकेटायन ऑलरेडी स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट की यहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन ये कार्बोकेटायन स्टेबल था, लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी थी कि वो रीअरेंज अगर कर जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इसीलिए वो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेगा। तो बताओ कार्बोकेटायन रीअरेंज कब करेगा? जब उसके पास पॉसिबिलिटी नजर आएगी कि भैया मैं और स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल बताया हमने, हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जिसमें आप कर लोगे। आपको ये मैकेनिज्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंखों से ही देख के कर लोगे। हाँ सर ये इधर इधर दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पे आएगा, सर ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है ना। अच्छा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट करके बताओ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ रहे हो? अभी हम लोग देखेंगे कितने टाइप का रीअरेंजमेंट देखेंगे पता है आपको? 1 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 मिथाइल शिफ्ट, 1 अल्काइल शिफ्ट, 1 फिनाइल शिफ्ट, 1 बॉन्ड शिफ्ट, रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो ना? 7 टाइप के रीअरेंजमेंट देखेंगे हम लोग, 7। ठीक है? लेकिन ये 7 पे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। सुनो आगे सुनो, ये 7 पे नाम लेके क्वेश्चन नहीं आता। 1 मिथाइल शिफ्ट करके बताओ, 1 इथाइल करके, नहीं क्वेश्चन नहीं आता। इसके 7 कॉन्सेप्ट पे, रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान के चलो आपको वो दे देगा इसी क्वेश्चन का कैसा, यही सेम टू सेम, ये अभी का आप समझ लो कि ये आपके सामने नहीं है। आपको रिएक्शन ऐसा आएगा CH3C CH3, ये ऐसा आएगा NaOH और क्वेश्चन मार्क, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ABCD। तो अब जो बच्चे ने ये Br को OH से रिप्लेस कर दिया तो वो ऑप्शन उसको नजर आता है यहाँ पे, उस पर टिक कर देता हो, लेकिन गलत, क्योंकि उसको मैकेनिज्म नहीं पता होता। समझ रहे? तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए हमें सारे मैकेनिज्म, सारे शिफ्ट पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक बार आपको शिफ्ट पता हो गया है ना कि कार्बोकेटायन बन रहा, अब देखो यहां पे हम लोग कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो बेटा यहां से कार्बोकेटायन, ये Br निकला, कार्बोकेटायन बना सेकेंडरी। देखो क्या ये रीअरेंज हो सकता? हाँ सर ये हो सकता है यहाँ पे, इसका मतलब OH यहां आ जाएगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये स्किल डेवलप होना बाकी है आप लोगों में, धीरे धीरे स्किल डेवलप होगी। जब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से। तो ये अभी तो हम लोग ये मैकेनिज्म कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बस आप आंखों से बता दोगे कि सर ये धोखा देने के लिए यहाँ पे इसने Br लिखा है, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा नहीं सर, प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। समझ रहे क्या? समझ रहे हो ना? यही देखो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रीअरेंजमेंट के साथ हो रही है। समझ रहे हो?
और रीअरेंजमेंट कब होगा? जब उसको स्टेबिलिटी का फायदा होगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा। ये तो मैं सिंपल एग्जांपल्स बता रहा हूं, आगे जाके रिंग में देखेंगे तो रिंग में रिंग एक्सपांड हो जाती, 4 मेंबर्ड रिंग या 4 मेंबर्ड रिंग है तो 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? बेस स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ा ना, 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, एंगल स्ट्रेन कम होता, तो जाएगी उसकी तरफ, है क्या नहीं? तो और कोई कोई रिंग तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है स्टेबिलिटी के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगी? क्योंकि एक और क्वेश्चन बनता है, सर 4 मेंबर रिंग अगर 3 मेंबर में जा रहा तो वो तो लेस स्टेबल होना चाहिए, लेकिन वहां पे अलग कंसेप्ट लगेगा, है ना। सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, बात करेंगे इस पे, लेकिन ये छोटा सा मैकेनिज्म है, देख लो मैंने किस तरीके से किया। और ये भी एग्जांपल आपके सामने रखा कि ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी 0 है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, है ना। मान के चलो अगर तुमने जबरदस्ती करवाया, चल रीअरेंजमेंट कर, मुझे नहीं सुनना कोई भी, ये तुमने रीअरेंजमेंट करवा दी, इसका रीअरेंजमेंट करवा दी, कौन सा कार्बोकैटायन बन गया? प्राइमरी। चलो अल्फा हाइड्रोजन गिनो, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ बैठा हुआ है, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ बैठा हुआ है। क्या लगता है किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी? तो 6 की होंगे ना, तो वो क्यों अपनी ऐसी की तैसी करवाएगा प्राइमरी में जाके? क्या लगता है तुमको, क्या वो प्राइमरी में जाएगा? नहीं जाएगा, वो हमेशा सेकेंडरी में रहेगा। हाँ, अगर ये ऐसा कुछ होता कि सेकेंडरी को और अगर एडवांटेज मिलता रीअरेंजमेंट करने के बाद, तो वो कर जाता। जैसे कि यहां पे अभी सेकेंडरी के पास कितने अल्फा एच है? 3, और ये एक एच, 4 अल्फा एच है ना, 4 अल्फा एच है। लेकिन यहां पे कितने हैं? 3, 3, 6 और ये 2, 8 अल्फा एच। क्या बोलते हो? अगर उसको 2 के जगह पे, सॉरी 4 के जगह पे अगर 8 अल्फा हाइड्रोजन का फायदा दिख रहा है तो वो तो उधर जाएगा ना। समझ गए? पक्का? पक्का? अच्छा, काफी सारे बच्चों को ये भी आगे जाके एक प्रॉब्लम जाती है, उनको ये लगता है कि सर सेकेंडरी हमेशा टर्सरी में जाता, सेकेंडरी हमेशा काय में जाता? टर्सरी में जाता। समझ रहे हो? सर प्राइमरी अगर रहा तो सेकेंडरी में जा सकता, ये सेकेंडरी है तो टर्सरी में जा सकता, ठीक है ना। इस तरीके से काफी सारे बच्चों को ऐसे दिक्कत जाती है, लेकिन याद रखना सेकेंडरी का भी रीअरेंजमेंट हो सकता। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन के फायदे से। अभी देखे ना एग्जांपल्स हमने यहाँ पे, दोनों सेकेंडरी थे, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, लेकिन वो उधर वाला ज्यादा इधर वाला ज्यादा स्टेबल था। क्यों? 6 अल्फा एच थे, उसके पास 5 थे। वो सब हम लोग देखेंगे आगे किस तरीके से होना है रीअरेंजमेंट। जहां पे भी कार्बोकैटायन बने, देखो एक क्लेडन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हॉली बुक बोलते हैं इसको, क्लेडन वरन। क्या नाम है बुक का? क्लेडन वरन, एक बुक का नाम है। दिस इज कॉल्ड हॉली बुक ऑफ केमिस्ट्री, है ना। ये मास्टर लेवल पे पढ़ाई जाती है, आप लोगों को इसको देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम ही सुन लो। क्लेडन वरन, ठीक है, विलियम कैरुथर, ये सब बड़े बड़े बुक्स के नाम हैं, ऑथर्स है, बहुत ही शानदार ऑथर्स हैं इन लोग। तो क्लेडन का एक लैंग्वेज था कार्बोकैटायन के बारे में, वो मुझे अभी भी याद है, जब मैं मास्टर लेवल पे था तब वो एकदम दिमाग में बैठ गया उसका लैंग्वेज। उसका एक लाइन था, उसने लिखा था कि whenever you think or hear the name carbocation, you must think about the rearrangement। क्या बोला उसने? जब भी आप कार्बोकैटायन को देखो या सुनो तो आपने सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना चाहिए, बाकी की चीजें बाद में चलेगी, लेकिन रीअरेंजमेंट हो सकता। और रीअरेंजमेंट कब हो सकता? मैंने बहुत ही आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि जब कार्बोकैटायन को लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल बन सकता, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी उसके पास आ चुकी है, एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटी उसके पास आ चुकी, वो बिल्कुल स्विच करेगा। अगर नहीं है, मान के चलो यहाँ पे 2 कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 6, और कोई दूसरी कंपनी आके मैं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन देता, क्या बोलते हो? ऑलरेडी अगर एक इंसान 50,000 महीना कमा रहा है, चलो 6 है तो 60,000 महीना कमा रहा है, एक कंपनी सर बहुत अच्छे विजन है, 20,000 लो काम करो, तो क्या बोलते हो? वो 40,000 पर मंथ का नुकसान करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, वो जाएगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई अगर मैं स्विच करूंगा तो मैं एक ही कंडीशन पे करूंगा कि मुझे आप थोड़ा और स्टेबल करो, ठीक है, और मेरा रिन्यूमरेशन बढ़ाओ। 60 का अगर आप 80 करते हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन का अगर एडवांटेज करते हो तो मैं आपके पास स्विच कर लूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? तो बोलो रीअरेंजमेंट कब होगा? जब उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का वादा मिलेगा। ठीक है, फिर वो गाना गाएंगे, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, भूलेगा दिन वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है,
तो कार्बोकैटायन भी ऐसे गाने गाते हैं, बस सुनने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, राइट।